हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए होने वाला आकांक्षा 42nd एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आकांक्षा 40 के लिए। इस वीडियो पर मैं आप लोग का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा। और ये आप लोग का आकांक्षा 42nd एग्जाम 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट 2026 या आगे भी इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड देखिए, फिजिक्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2025 के सेकेंड एग्जाम में। फर्स्ट एग्जाम तो आप लोग दे चुके होंगे। फर्स्ट एग्जाम में बहुत मतलब कि इजी इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन सेकेंड एग्जाम में आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है। इसमें भी कुछ कुछ इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। एसर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा फिजिक्स का है, जो कि 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है सेकेंड एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बीम के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। देखिए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके लिए मैं आप लोग को एक बार रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। जो उत्तल लेंस का आप लोग देखे होंगे किरण आरेख कैसे बनता है। जैसे आप यदि इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा, वो फोकस पर बनेगा, है कि नहीं? यदि इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी और 2f के बीच रखेंगे तो क्या होगा, 2f से परे भी इसको बोलते हैं, या इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज का, देखिए इमेज का ये शिफ्ट होता जाएगा, ये इधर से इधर शिफ्ट होता जाएगा। देखिए यहाँ था, इन्फिनिटी पर रखे तो f पर बना। अब 2f के परे या इन्फिनिटी के बीच रखे तो देखिए f2 और 2f2 के बीच में बना। लेकिन यहाँ भी छोटा साइज है, यहाँ भी इमेज का साइज छोटा है, और साथ ही साथ उल्टा है। और जो उल्टा होता है, मैंने ट्रिक बताया है, जो वास्तविक होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, और जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है। आभासी जो है वो सीधा होता है। ये ट्रिक आपको याद रखना, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। तो यहाँ पर देखिए, ये वास्तविक इमेज बन रहा। बहुत को डाउट होगा ना, ये तो पॉइंट आकार के बन रहा, बहुत छोटा बन रहा है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? तो मैंने बताया कि वास्तविक है, वास्तविक है इसलिए उल्टा बनेगा, है कि नहीं? ये वास्तविक है ना। इधर साइड बनता जो हमारा लेंस है, इसके इस साइड बनता तो वो आभासी कहलाता। इस साइड बन रहा तो ये हमारा वास्तविक है। ये भी वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा उल्टा है। यहाँ पर दिख रहा होगा वास्तविक उल्टा बन रहा है। एंड यहाँ देखिए, 2f पर रखेंगे तो 2f पर ही बनेगा। और इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ भी वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ सेम साइज का बनेगा। जब 2f पर रखते हैं तो इधर 2f पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। अब देखिए, मैंने बताया ना, जैसे जैसे इसको आप बीम को इधर ले आएंगे, प्रतिबिंब भी इधर ही खिसकता जाएगा। बीम को इधर लाते जा रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पर रखें, 2f से परे रखे, अब 2f पर रखें, तो देखिए ये भी खिसकता जा रहा है। पहले f2 पर बना, फिर f2 और 2f2 पर बना, अब 2f पर बना। यहाँ सेम साइज का हो गया। सेम साइज क्या हो गया, पहले छोटा था अब सेम साइज हो गया, अब बढ़ना शुरू होगा। अब देखिए, 2f और f1 के बीच में रखेंगे तो ये हमारा कहाँ बनेगा, 2f2 के परे बनेगा। बोला ना, इसी डायरेक्शन में वो चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बनाने भी जानते होंगे कैसे बनाते हैं। दो आप लोगों को एक पैरेलल खींच लेना है, या जैसे भी आप लोगों को दो लाइन जो है कट करना है। ठीक है, उसी में जो कट करेगा वहीं पर इमेज बनता है। ये सारा कुछ आप लोग को भली बात ही परिचित है, तो डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसमें देखिए, अब F1 पर बनाएंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और यहाँ देखिए एक ही कंडीशन है। अब मैंने हमेशा बताया है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों क्या भाई भाई है। उत्तल लेंस, ये दोनों भाई भाई है। अवतल दर्पण में भी 6 कंडीशन पड़े हैं ना, 6 केस पड़े हैं। उसमें भी जो पी और एफ के बीच में रखते हैं तभी आभासी बनता है, बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में आपका वास्तविक बनता है। ठीक, उत्तल लेंस में भी वही है। जब ओ और एफ के बीच में रखेंगे तो ही हमारा क्या हुआ, वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी सभी केस में क्या है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो ये दोनों आपस में भाई भाई है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। उसी प्रकार अवतल लेंस और आपका उत्तल दर्पण, ये दोनों भाई भाई, ये इन दोनों में क्या है, इन दोनों में दो दो केस बनता है। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ये मैंने उत्तल लेंस का दिखा दिया, आप ये भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में आप लोग को दिखेगा। एंड आप लोग को सभी का डायग्राम बना के एक बार देख लेना, किरण आरेख, ये आपका अवतल दर्पण का भी, उत्तल दर्पण का भी, अवतल लेंस का भी। ये मैंने सिर्फ उत्तल लेंस का दिखाया। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं एक बार सोचा रिवीजन करवा दूं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन समझ लीजिए। तो इसलिए आपको एक बार गो थ्रू करना है इसको, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए उत्तल लेंस है। चलिए उत्तल लेंस बना दिया मैंने, ये ओ पॉइंट हो गया। कहाँ पर रखा गया है, कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए,
सामने कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि पर्दे पर बीम के समान साइज मतलब क्या, जब कहाँ रखते हैं, जब 2F पर रखते हैं, 2F1 पर, तभी तो 2F2 पर बनता है ना। और ये सेम साइज का बनता है, यदि इसका हाइट h है तो इसका भी हाइट h होगा। और इसका आवर्धन यदि निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आवर्धन क्या होता है, -v/u कीजिए या फिर hi/ho कीजिए। लेकिन ये लेंस है तो ये +v/u हो जाएगा, ठीक है। लेंस के लिए v/u होता है, और जो दर्पण है उसके लिए -v/u होता है, और hi/ho। हाइट बराबर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m = 1 आ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कहाँ पर रखना चाहिए, तो 2F पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी के दोगुने दूरी से, नहीं ये नहीं होगा। लेंस के मुंह के फोकस पर, ये भी नहीं, लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, हाँ ये सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे है, F1 होगा, इसका जस्ट डबल क्या होगा, 2F1, तो वहाँ पर हम लोग रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा। आई होप आप पूरा डिटेल में समझ गए होंगे, PhD कर लिए होंगे इसमें अब। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होता है। एक सोलिनोइड है, सोलिनोइड में बोला जा रहा है करंट कैरिंग सोलिनोइड है, उसमें कैसा होगा, अंदर में पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड, मतलब कि देखिए सोलिनोइड कैसा होता है, ये सोलिनोइड कुछ इस तरह से आप लोग को लपेटा हुआ एक वायर होता है, ठीक है, तार होता है, ये देखिए इस तरह से लपेटा हुआ। तो अंदर में कैसा होता है, ये अंदर में बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह काम करता है। छड़ चुंबक आप देखे होंगे, छड़ चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, इस तरफ देखे होंगे ना। ये एक्चुअल में इधर होगा, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, ऐसे आप देखे होंगे। नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ से नॉर्थ। तो यही इसमें भी ठीक उसी तरह होता है। मान लीजिए इधर यदि नॉर्थ है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो अंदर में क्या होगा, अंदर में बिल्कुल इसी तरह होगा, इसी तरह होगा, ठीक है, अंदर में बिल्कुल इसी तरह होगा। और सभी क्या होगा, पैरेलल होगा, सब पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब समांतर, समांतर मतलब जानते हैं ना, सब पैरेलल होगा। पैरेलल क्या दर्शाता है कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर सेम है, यूनिफॉर्म है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है, सभी जगह पर यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनोइड वो जो है इक्वल होता है, और यहाँ पर करंट कैरिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ से करंट पास होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब कोई कंडक्टर में कंडक्टर बोलिए या वायर बोलिए, उसमें यदि करंट पास हो रहा है, यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ भी सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में यदि हम लोग करंट पास कराया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो बोल रहा है अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसा बनेगा, पूरा सीधा बनेगा, समांतर बनेगा एक दूसरे का। और बाहर में पूछा जाएगा तो बाहर में फिर वैसे ही बनेगा, जैसा छड़ चुंबक में बताया नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा, वैसे ही बाहर में ऐसे ही बनेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। समझ गए ना, ऐसा कुछ इसमें सोलिनॉइड का हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैटर्न कितना होगा, पैटर्न कैसा होगा आपका, पैरेलल होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, फिर से आ गया आपका। जब किसी बीम को किसी उत्तल लेंस, देखिए इसलिए मैंने दिखाया ना, उत्तल लेंस के सामने 2F से परे रखा गया। देखिए मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, 2F1 से परे रखेंगे मतलब यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये मान लीजिए F1 F2 हो गया और ये 2F2 हो गया, तो कहाँ बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा। लेकिन ये सीधा नहीं, उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ आपका क्या होता है, वास्तविक बनता है। अब कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता होगा, एक पैरेलल खींच दीजिए, पैरेलल खींचेंगे तो ये आपका F2 से पास होगा, और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए तो यहाँ कटेगा, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो क्या कहा जा रहा है, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, देखिए यहाँ उल्टा बनेगा, हमेशा देखिए वास्तविक बनेगा। उत्तल लेंस में तो एक ही कंडीशन में सिर्फ आभासी बनता है ना, वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है और छोटा भी होगा, ठीक है, छोटा भी होगा। तो क्या है, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, वास्तविक उल्टा और साइज में बीम से छोटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश का कोई महीन पुंज किसी कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो यह अवयवी वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट किस में है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑप्शन 4 में है, मतलब प्रकाश का विक्षेपण। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है समान परिमाण की धारा प्रवाहित करने पर, पहला है किसी परिनालिका के भीतर, मतलब सोलिनॉइड, अभी सोलिनॉइड के बारे में बताया, सोलिनॉइड के भीतर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब सीधी रेखा होगा। तो इसमें सीधी है, इसमें सीधी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो काट सकते हैं, सही वृत्ताकार तो नहीं होगा, इसमें सीधी होगा। तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब बोला जरा सीधी किसी सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृतियां देखिए,
अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने बताया जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर कोई है तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें राइट हैंड मतलब कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल जिसको कहा जाता है। अब राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हाथ रखेंगे, मतलब अंगूठा यहाँ पर रखेंगे, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ या फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इस तरह ये आप मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के यूज से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, सर्कुलर है ना, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है ना, तो यहाँ पर वृत्ताकार बनेगा, ठीक है। तो ये वृत्ताकार होगा, तो मतलब ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। अभी बताऊंगा, अभी जैसे करंट करिंग कंडक्टर है, यदि इस साइड पूछेगा इस साइड कैसा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। आपको हाथ को ऐसे रखना है, मैं आप लोग को राइट हैंड पाम रूल यूज करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हाथ को, ये अंगूठा को रखना है करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखना, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में रखिए अंगूठा को, तो आपका हाथ कुछ इस तरह से बन जाएगा, बाकी उंगली इस तरह से बन जाएगा ना, बाकी उंगली इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम इजी तरीके से बोलते हैं कि राइट राइट हैंड थप्पड़ रूल, ठीक है। अब थप्पड़ मारिए, अंगूठा को इस डायरेक्शन में रखिए, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, और थप्पड़ मारिए, तो थप्पड़ किधर जाएगा, ऊपर की ओर आएगा ना। तो इसको डॉट से दिखाते हैं, डॉट मतलब कि अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ ऊपर की ओर है, और यहाँ पर क्या होगा, अब फिर से यहाँ रखे, तो अब इधर यदि थप्पड़ मारिए, इस डायरेक्शन में आप थप्पड़ मारिए, तो क्या होगा, वो अंदर की ओर जाएगा ना। तो यहाँ अंदर को क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो मतलब कि आपका क्या होगा, यहाँ पूछेगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा डायरेक्शन, तो ये अपवर्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर, आपकी ओर आते हुए। आप जो मोबाइल में देख रहे हैं उससे बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ क्या है, मोबाइल के अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हो गया, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा और यहाँ घुस रहा। तो ऐसा ही आपका क्या हो गया, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से बाहर आ रहा, यहाँ से बाहर आ रहा और यहाँ पर एंटर कर रहा, ठीक है, घुस रहा। तो इस तरह से आपका वृत्ताकार हो गया, समझ रहे ना। चलिए, आई होप मैंने समझाने की कोशिश किया है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें और एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ठीक है। और एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप यहाँ अंगूठा रखिए इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर देखिए इस रीजन में देखिए आपका क्या है, आप थप्पड़ मारिए, अंगूठा यहाँ प्लेस कीजिए, करंट के डायरेक्शन में थप्पड़ मारिए, तो थप्पड़ किधर आएगा, ऊपर की ओर आएगा ना। तो ऊपर की ओर आएगा, मतलब कि इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, डॉट से, मतलब कि ये बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मारिए थप्पड़, तो ये अंदर की ओर जाएगा, अंगूठा होना चाहिए इसी डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थप्पड़ क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, मतलब कि ये अंदर की ओर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही इसको हम लोग दिखा देते हैं कि यहाँ से बाहर आ रहा और यहाँ से अंदर घुस रहा। तो कुछ इस तरह सर्कुलर पाथ दिखता है, ठीक है, मतलब कि वृत्ताकार। चलिए, वन इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति देखिए। फिर उत्तल लेंस आ गया, कितना क्वेश्चन आया अभी, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो उत्तल लेंस का ही आ गया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब एफ पर बनता है। एफ पर तो बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब इन्फिनाइट साइज हो जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, जब एफ पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर जाके बनता है, बहुत आवर्धित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन टू हो जाएगा, एफ और टू एफ के बीच, मतलब कि यहाँ एफ हो गया, यहाँ टू एफ हो गया, यहाँ रखेंगे तो वो आवर्धित बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन ये तो इन्फिनिटी पर बन जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसको नहीं करेंगे। एफ और टू एफ के बीच बिल्कुल करेक्ट आंसर, टू एफ और अनंत के बीच बनेंगे तो ये तो वास्तविक और छोटा बनता है, तो ये नहीं होगा। अभी दिखाया कुछ देर पहले मैंने, लेंस और एफ के बीच रखेंगे तो या तो आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, विद्युत तापन युक्तियों के तापन अवयवों को बनाने में उपयोग होने वाले पदार्थ की क्या होना चाहिए, प्रतिरोधकता ज़्यादा होना चाहिए और गलनांक भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होना चाहिए। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जैसे विद्युत तापन युक्तियाँ के क्या हो गए, जैसे हीटर हो गया या प्रेस हो गया, उसके हीटिंग एलिमेंट जैसे क्या किससे बनता है, नाइक्रोम से बनता है ना। तो उसकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा उत्पन्न कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। यदि प्रतिरोधकता ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगा। हमको वही तो चाहिए कि ज़्यादा हीट जनरेट हो। तो ज़्यादा हीट जनरेट कब होगा, जब प्रतिरोधकता ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, तभी तो हीट ज़्यादा होगा। और गलनांक भी ज़्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि कितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट कर जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जब गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा हीट होगा, तभी वो मेल्ट करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें ज़्यादा चाहिए। कम रहेगा तो कम ही टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए ना। हमें चाहिए कि ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट करे, मतलब मेल्ट ना ही करे। इसलिए हम लोग इसका गलनांक बहुत ज़्यादा रखते हैं, ताकि वो मेल्ट करे ही ना, ठीक है।
ताकि वो अत्यधिक गर्म होने पर भी जो है पिघले नहीं, ठीक है। मेल्ट मतलब वही होता है पिघलना। तो इसलिए हम लोग प्रतिरोधकता भी ज़्यादा रखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को हमेशा पता है, रो एल बाई ए। इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार 2025 में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया इस फॉर्मूला से, भी दिखाता हूँ। लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है। तो ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी रो है। उसी पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2.5 एल कर दिया, ठीक है, और उसका प्रतिरोध 0.5 एल है, ठीक है। तो मैं इसका प्रतिरोध कर देता हूँ 0.5 आर, एंड ये रो तो सेम ही होगा, उसी पदार्थ है, पदार्थ सेम है मतलब रो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, और इसका लेंथ को बढ़ाकर 2.5 एल कर दिया, 2.5 एल। और क्षेत्रफल क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसको A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए निकालिए, इस इक्वेशन से ए निकालिए, तो क्या होगा, ए इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई आर हो गया। और इस इक्वेशन से A1 निकालिए, तो A1 इक्वल टू क्या हो गया, या फिर आर को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, आर को ही इक्वेट कर दीजिए, चलिए आर को ही इक्वेट कर दीजिए, या फिर A1 से चलिए दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। पहले A1 यहाँ से निकाल लीजिए, तो रो इंटू 2.5 एल डिवाइडेड बाई क्या होगा, 0.5 आर, 0.5 आर, ठीक है। अब देखिए, इसको A1 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ A1 को क्या लिख सकता हूँ, 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5, इसको अलग कर लेता हूँ, और इंटू रो एल बाई आर। और इसी को तो लिख सकता हूँ ना, ये जो है इसी को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई आर, ठीक है। तो ये नहीं, A1 क्या हो गया, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा, 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है, 5 टाइम्स कैंसिल होगा। और ये ए हो गया, तो 5A हो गया ना, 5A, 5A किस में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, समझ गए ना। इसमें रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस 0.5 आर हो गया, और लेंथ को हम लोग 2.5 टाइम्स कर दिए, और क्रॉस सेक्शन एरिया को A1 मान लिया। फिर A1 यहाँ से निकाल लिया, और वहाँ से जो ओरिजिनल पहले था वहाँ से ए निकाल लिया। अब क्या किया, रो एल बाई आर को हम लोग ए पुट कर दिए, तो वहाँ 5A हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया, और यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन से रो इंटू 2.5 एल डिवाइडेड बाई 0.5 को नीचे कर दीजिए, 0.5A1, ठीक है। अब ये भी आर का वैल्यू है, ये भी आर का वैल्यू है, तो दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दिस इक्वल टू दिस कर दीजिए, ये रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो एल और रो एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो करेगा, मतलब कि ये कुछ इस तरह से हो गया, ये 5 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो 5/A1 इक्वल टू 1/A हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, A1 क्या हो जाएगा, A1 होगा 5 टाइम्स ए, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए आप जिस भी तरीके से आप इक्वेट करके बनाइए, या फिर रो एल बाई आर क्रिएट कर लीजिए ताकि ए पुट कर सकते हैं उसके जगह, ठीक है। आप डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, जैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का -1 आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया गया। इस प्रकरण बीम की अपने प्रतिबिंब से दूरी क्या, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए m इक्वल टू -1 दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि सेम साइज, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण है, तो यहाँ 1 का मतलब क्या हो गया, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज किसका सेम साइज, बीम और प्रतिबिंब में, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज, ठीक है। मतलब एम का फॉर्मूला होता है HI/HO। ये यदि -1 दिया हुआ है या 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि सेम साइज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सेम हो, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन का हो। यदि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो, दोनों ऑपोजिट साइन का है, तभी तो नेगेटिव आएगा ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव कीजिएगा, या फिर आप करेंगे नेगेटिव बाई पॉजिटिव कीजिएगा, तभी तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इस नेगेटिव साइन का मतलब यही होगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उल्टा कौन बनता है, मैंने बताया कि वास्तविक और उल्टा बनता है हमेशा, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, आभासी हमेशा सीधा बनता है। समझ गए ना, माइनस साइन का मतलब है कि उल्टा बनेगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या, ऊपर या तो पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव, या नीचे नेगेटिव या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये दोनों कंडीशन बनेगा। लेकिन हम लोग हाइट ऑफ इमेज को तो जनरली हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये कंडीशन तो नहीं होगा ना। यही कंडीशन होगा कि हाइट ऑफ इमेज जो हमारा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज हमारा
नेगेटिव होगा, ये कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन होगा। हाइट ऑफ इमेज हमारा नेगेटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। HI/HO होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें पॉजिटिव होता है ना हमेशा, इसी डायरेक्शन में करते हैं, इस डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये कंडीशन नहीं होगा, ये कंडीशन हमेशा होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे है ना, तो वो पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है, हाइट ऑफ इमेज हमारा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तभी हमारा ओवरऑल यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा आवर्धन -1 दिया, इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि उल्टा, और उल्टा कौन होता है, वास्तविक। तो वास्तविक और उल्टा यहाँ से पता चल गया। और यहाँ 1 मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? जब दोनों इक्वल होगा तभी तो 1 आएगा ना, कैंसल आउट होके 1 करेगा, क्योंकि डिवीजन में है दोनों। तो यही मैंने बताया कि 1 मतलब आप समझिए कि सेम साइज का बनेगा। क्योंकि यहाँ देखिए ना, और एक तरीके से बता दें, HI/HO -1 मतलब क्या समझ रहे हैं कि HI = -HO, ये समझ रहे हैं ना कि HI हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि वो उल्टा बन रहा है, बस इतना ही समझने की कोशिश कीजिए। तो यही बोला जा रहा है। आपने ये तो मैंने समझाया, ये बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकरण में बीम की अपने प्रतिबिंब से दूरी, चलिए तो यहाँ मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए, प्रतिबिंब और बीम की दूरी पूछा जा रहा है। देखिए पीस आपका वहां से नहीं पूछा जा रहा, ओरिजिनल से नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पूछा जा रहा बीम का अपने प्रतिबिंब से दूरी। तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा सर? क्यों जीरो होगा? क्योंकि देखिए, अवतल दर्पण में मैंने यहाँ बताया कि सेम साइज का बनेगा, सेम। इस प्रकरण के बीम के अपने प्रतिबिंब से दूरी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपका पूछा जा रहा है बीम से प्रतिबिंब की दूरी। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं ना। तो अवतल दर्पण में कब सेम साइज का बनता है, यहाँ मैंने बताया कि सेम साइज बनेगा। सेम साइज कब बनता है, जब हम लोग सी पर रखते हैं ना। सी पर रखते हैं तो वो सी पर ही बनता है, जब सी पर रखते हैं तो वो हमारा क्या है, सी पर ही बनता है, तभी तो सेम साइज का बनता है। तो यहाँ बोला जा रहा बीम है, बीम ये हो गया, प्रतिबिंब ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या है, जीरो ही होगा ना। तो इसलिए शून्य बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए नेटवर्क का कुल तुल्य प्रतिरोध ए और बीच के परिकलित कीजिए। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है और ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसको पहले एक मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने फर्स्ट एग्जाम को जब तैयारी करवा रहा था तब भी एक शॉर्ट तरीका बता रहा था, शॉर्टकट तरीका बताया था। देखिए, जब बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा ना, मान लीजिए बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में है, मान लीजिए R1 R2 R3 R4, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से लिखते हैं। और पैरेलल का भी आपको फॉर्मूला पता है, ये तो आपको भली भांति परिचित है। मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 4 रेजिस्टेंस है और सभी का वैल्यू जो है सेम है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, आप आर प्लस आर प्लस आर आर करेंगे तो ये 4R हो गया, समझ गए। मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है और ये सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आर है ये भी आर है, तो 2R हो गया। मतलब कहने का ये है कि आपका सीरीज में मान लीजिए, सीरीज में मान लीजिए इस तरह सीरीज में आपका n रेजिस्टेंस है, आर 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 n रेजिस्टेंस है टोटल, यहाँ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जिसका सेम रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, आर प्लस आर एन टाइम्स करेंगे तो ये एन आर हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। यदि सीरीज में आप लोग का आर रेजिस्टेंस करके एन टाइम्स रेजिस्टेंस है तो एन आर आप लोग याद रख सकते हैं। उसी तरह पैरेलल का आप चलते हैं, पैरेलल में आप लोग को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। पैरेलल में आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह से पैरेलल में आपको, ठीक है, पैरेलल में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, इस तरह पैरेलल में बहुत सारा रेजिस्टेंस है। मान लीजिए एन रेजिस्टेंस है, ये आर है, लेकिन सबका वैल्यू सेम होना चाहिए, सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसमें क्या था सीरीज में एन इंटू आर था ना, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस था, इसमें भी एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसमें आर बाई एन करेंगे, क्योंकि सीरीज में हमेशा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस से बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि उसमें ऐड हो जाता है। और इसमें पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें से सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू देगा आर इक्विवेलेंट, तो ये आर बाई एन हो जाता है। जैसे आपका दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा और दोनों का सेम रहेगा वैल्यू, सेम रहेगा आर और आर है, तो इसमें हम लोग आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, R/2 लिख सकते हैं, R/2। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
और बाकी यदि R1 और R2 रहेगा, R1 और R2 रहेगा तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप? इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ये दो रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ वैलिड है और दोनों पैरेलल में होना चाहिए, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये जो तरीका मैंने बताया इतना आप लोग याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। सीरीज वाला जो मैंने बताया आर एन टाइम्स आर होगा, पैरेलल में एन रेजिस्टेंस रहेगा, सभी का वैल्यू सेम रहेगा तो आर बाई एन हो जाएगा। और दो रेजिस्टेंस है तो आर बाई टू हो जाएगा, तीन रेजिस्टेंस रहेगा तो आर बाई थ्री हो जाएगा पैरेलल में। और दोनों अलग अलग हो तो आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ ए पॉइंट यहाँ बी पॉइंट। तो ए और सी के बीच में हमारा 5 ओम है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल है तो क्या होगा, 10/2 हो जाएगा, 10/2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में 10/2 हो जाएगा मतलब 5 ओम। तो इसकी जगह 5 ओम हो गया। और ये डी और बी के बीच में, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, डी और बी के बीच में 5 ओम का है। ठीक है, ये 5 ओम का। अब ये तो तीनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में मैंने क्या बताया, सिंपली जोड़ दीजिए तो 5 10 15 हो जाएगा। तो किस में, ऑप्शन 3 में। ठीक है, चलिए आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं मैंने जो बताया, आर इक्विवेलेंट जब अलग अलग हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ वैलिड है। जब अलग अलग दो रेजिस्टेंस हो ना तो आप इसको लगा सकते हैं, अलग ना हो तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, दोनों पैरेलल में होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये क्या हो गया 5 हो गया ना। बाकी R/2 डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है। चलिए मैंने डिटेल में बता दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 11, जब हम किसी ऐसे परिपथ जिसके धारा अनुमतांक का मान नियत है कि एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्र को संयोजित करते हैं तो क्या होता है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर यदि हम लोग एक ही सॉकेट से बहुत सारा जो है उपकरण लगा देंगे तो उसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक सॉकेट आपका, ठीक है, एक सॉकेट है, इसमें बहुत सारा उपकरण यदि लगा देंगे तो क्या होगा, क्या होगा। एक ही सॉकेट से बहुत सारा उपकरण लगा देंगे, आप सोचेंगे सर इसमें कुछ करंट चला जाएगा, इसमें कुछ करंट चला जाएगा, इसमें कुछ करंट चला जाएगा, तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे एक बड़ा नदी जा रहा है और उसमें से बहुत सारा नदी निकल गया, उसमें से बहुत सारा नदी निकल गया, तो यहाँ से जितना पानी आ रहा था सभी में उससे कम पानी जाएगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि करंट के साथ भी ऐसा होगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यदि एक ही सॉकेट से हम लोग लगा देंगे बहुत सारा उपकरण तो धारा जो है परिपथ में बढ़ जाएगा, परिपथ के कुल प्रतिरोध नहीं, धारा अनुमत मान से अधिक हो जाती है, मतलब करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ जाएगा। इसका रीजन क्या है कि यदि एक ही सॉकेट से हम लोग ज़्यादा उपकरण लगा देते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोड, ओवरलोडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कि ओवरलोड हो गया, अति भारण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सभी समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, जब भी हम लोग एक ही सॉकेट से बहुत सारा उपकरण लगाते हैं तो सब क्या है, पैरेलल में जुड़ जाता है, समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, और जिससे समांतर क्रम में अब जुड़ेगा, सब समांतर क्रम में सब जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कम हो जाता है ना, प्रतिरोध कम हो जाता है। समांतर क्रम में मैंने बताया ना हमेशा प्रतिरोध कम होता है, और सीरीज में हमेशा प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो जाहिर सी बात है धारा बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमारा जो है क्या है कि धारा अनुमत मान से अधिक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चार सर्वसम प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक का 8 ओम रेजिस्टेंस है, देखिए पहले श्रेणी क्रम में, और उसका आर इक्विवेलेंट को आर एस कहा गया, श्रेणी क्रम में 8 ओम का सबको लगाया गया है, तो इसमें डायरेक्ट बना सकता हूँ, डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। 8 ओम का प्रत्येक रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम में लगाया गया है, और कितना एन इक्वल टू 4 है, 4 है, तो एन एन आर लिखते हैं ना, एन इक्वल टू 4 है, और आर का वैल्यू हमारा 8 दिया है, तो आर एस क्या होगा 32 हो जाएगा। उसी तरह आर पी क्या लिख सकते हैं, पैरेलल के लिए आर पी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल की आर पी है, तो आर पी में क्या होगा आर बाई एन हो जाएगा, आर बाई एन। तो आर का वैल्यू 8 है, 8 है, और एन का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 ओम। अब ये दोनों क्या आ गया, इसका रेशियो पूछा जा रहा है, आर एस बाई आर पी, तो आर एस क्या है हमारा 32 है, आर पी क्या है 2 है, तो ये रेशियो 16 आ गया। 16 किसमें, ऑप्शन 4, समझ गए, तुरंत बन गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वोल्टमीटर का अल्पमतांक मतलब कि लीस्ट काउंट पूछा जा रहा था, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर एंड द रीडिंग सोन बाई इट्स रिस्पेक्टिवली आर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, आप स्केल देखे होंगे अपना स्केल, ठीक है, उसमें इस तरह से आपका दिया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहता है, इस तरह 10 घेरा रहता है तो 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है, इसी तरह आपका 15 सेंटीमीटर तक रहता है। तो आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं इस स्केल की, इस स्केल से
उस वही लिस्ट काउंट कहलाता है, वही इस स्केल का लिस्ट काउंट होता है। किसी भी स्केल का लिस्ट काउंट वही होता है जो कि कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। इसमें कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर का लेंथ लाइए, मैं मेजर कर दूंगा इससे। 1 सेंटीमीटर कम नहीं मेजर कर सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर का मेजर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने 0.5 सेंटीमीटर का कोई वायर है, तो उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं? स्केल से कर सकते हैं। कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं? सर इतना मिनिमम मेजर कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इतना मिनिमम। ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये 1 सेंटीमीटर आपका 10 भागों में बांटा गया है। तो ये स्केल का बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्केल का। ये 10 भागों में बांटा गया है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ही ये हमारा एक का सिंगल का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये इस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया कि 0.1 सेंटीमीटर का भी यदि आप कुछ लाएंगे तो भी इस स्केल की मदद से हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका लिस्ट काउंट होता है कि कम से कम कितना कम जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, वही उस चीज का लिस्ट काउंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना भाग है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। और 10 भाग में कितना है? 1.5 है। ये क्या है, क्या दिखा रहा है? वोल्ट है, वोल्ट है। मतलब 10 भाग में 1.5 वोल्ट है। तो हमें एक भाग का चाहिए, यही लिस्ट काउंट हो जाएगा। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? एक भाग जो है कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, तो यही मिनिमम मेजर क्या कर सकता है, यही ना। मिनिमम मेजर ये वोल्ट मीटर क्या कर सकता है? जब यहाँ पर पहुंच जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? यही लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट क्या होगा? 1.5 वोल्ट का है, और 10 भाग में 1.5 वोल्ट है, तो ये 1.5 डिवाइडेड 10 कीजिएगा तो एक भाग का निकल जाएगा। तो ये 0.15 वोल्ट। तो लिस्ट काउंट यही हो गया, लिस्ट काउंट ये हो गया, लिस्ट काउंट ये हो गया। ये दोनों तो नहीं होगा। अब पूछा जा रहा, यहाँ पर जब एरो है, तीर है, जब यहाँ पर इसका सुई है, ठीक है, नीडल यहाँ पर है, तो ये कितना बता रहा है, कितना वोल्ट ये मेजर अभी कर। अब आप लोग बताएं ये कितना वोल्ट अभी मेजर कर रहा है? यहाँ तक तो 1.5 वोल्ट है। अब यहाँ से 2 घर और चले जाइए, 2 घर और चले जाइए, तो एक घर का कितना निकाला है? 0.15 निकाला है ना। तो 2 घर का कितना होगा? 2 × 0.15। तो यानी टोटल क्या हो गया? यहाँ तक 1.5 था, और प्लस 2 × 0.15 कीजिएगा, तो यहाँ तक का निकल जाएगा जहाँ पर नीडल है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 2 टाइम्स 0.15 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया? 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट किस में है? ये ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे लिस्ट काउंट क्या होता है। आप 11th में पढ़िएगा अच्छे से लिस्ट काउंट के बारे में, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में आप हो सकता है पढ़ भी लिए होंगे बहुत सारे कोई, तो आपको लिस्ट काउंट के बारे में पता हो गया होगा। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में भी हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट का फंडा यही है कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है कोई स्केल, वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू विद्युत परिपथों में 15 एम्पीयर धारा अनुमति के तारों का उपयोग उन विद्युत युक्तियों के लिए होता है जिनका। तो इसका देखिए 15 एम्पीयर का है, मतलब कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पीयर रेटिंग, 15 एम्पीयर रेटिंग का है फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 1। उच्चतर शक्ति अनुमतांक होता है जैसे गीजर, हाइयर पावर रेटिंग सच एज गीजर। हाइयर पावर रेटिंग का ही होना चाहिए ना, तभी तो इतना ज़्यादा 15 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट हो गया। और इतना एम्पियर करंट यदि फ्लो हो रहा तो उसका तार क्या होगा, उसका वायर क्या होगा? मोटा होगा। वायर बहुत ज़्यादा मोटा होगा ताकि इसको झेल सके ना। 15 एम्पियर वायर, 15 एम्पियर करंट रेटिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा करंट हो गया 15 एम्पियर। तो हाई पावर डिवाइसेस के लिए, हाई पावर अप्लायंसेस के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं जिसमें मोटा वायर का यूज होता है। जैसे एसी हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया, ठीक है। ताकि ताकि जो है मोटा वायर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है इसमें से करंट आसानी से पास कर सके। नहीं तो फिर करंट का मतलब ये वायर का इंसुलेशन ही चला जाएगा। यदि ज़्यादा करंट फ्लो कर देंगे ना तो वायर सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है, वो रोकने का काम नहीं कर पाएगा। रेजिस्टेंस मतलब कि खत्म हो जाएगा, वो इंसुलेशन उसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको बचाने के लिए, ताकि अच्छे से, मतलब ये समझ लीजिए ना, मोटा वायर इसलिए यूज करते हैं ताकि करंट को आसानी से वो पास कर सके, हाई वैल्यू ऑफ करंट को आसानी से पास कर सके, इसलिए हम लोग मोटा वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर के लिए हम लोग जो है 15 एम्पियर करंट रेटिंग का हम लोग जो है वायर यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, फिर से आर इक्वल टू रो एल बाई ए वाला क्वेश्चन आ गया। लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर दिया हुआ। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े हैं, रो एल बाई ए। समान प्रतिरोध, प्रतिरोध को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। 2L लेंथ, अब लेंथ को 2 टाइम्स एल कर दिया, और सेम पदार्थ है तो रो सेम कर दिया, अब लेंथ को 2L कर दिया, ठीक है।
और अन्य चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो अभी करवाया शायद ना? सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया ना? A1 इसको मान लिए, उसमें 0.5 R था और 2.5 L था, यही था, ठीक है? तो सेम रेजिस्टेंस है, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं या इक्वेट कर दीजिए, दोनों का सेम ही वैल्यू है ना, R तो सेम ही है, तो दोनों की इक्वेट कर देता हूँ। तो रो L बाई A इक्वल टू कर देता हूँ, रो 2 टाइम्स L बाई A1 हमें निकालना है, तो L रो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से A1 को इस साइड भेज दीजिए, A को उस साइड भेजिए, तो A1 इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स A, ऑप्शन 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अधिक ऊंचाई पर उड़ रही यात्रियों का आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाइयों पर प्रकाश का पर्याप्त परिकीर्णन नहीं होता, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बोलेंगे कि सर अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एरोप्लेन जो उड़ता है वो भी तो अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन वहां पर वायुमंडल होता है। वायुमंडल कहाँ पर नहीं होता? अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होता, ठीक है। तो अधिक ऊंचाई की बात किया जा रहा है, तो अंतरिक्ष की बात नहीं किया गया ना। अधिक ऊंचाई पर एक्चुअली क्या होता है कि पर्याप्त परिकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल जो है बहुत विरल होता है या फिर नहीं होता है, और वायुकणों के उपस्थिति के कारण जो है सूर्य का प्रकाश का परिकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं हो पाता, जिससे हमारा आकाश जो है नीला दिखने के बजाय जो है हमारा काला दिखता है। जैसे आप एक उदाहरण के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक आपका अंधेरा रूम है, ठीक है, अंधेरा रूम है और उसमें धूलकण आपको मौजूद है, ठीक है, वायुमंडल है, धूलकण मौजूद है। आप टॉर्च मारेंगे तो आप टॉर्च यदि मारते हैं तो टॉर्च मारेंगे तो क्या होगा? एक आपको दिख जाएगा, एक लाइन दिख जाएगा, टॉर्च की दिशा दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? वो धूलकण के वजह से, धूलकण की वजह से किधर लाइट जा रहा है उसका दिशा दिख जाएगा। लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि वो जो कमरा था, वो जो रूम है, उसमें वायु बिल्कुल साफ है, उसमें है ही नहीं धूलकण वगैरह, कुछ है ही नहीं। अब लाइट मारेंगे तो क्या आपको दिखेगा? लाइट का डायरेक्शन दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो सिर्फ काला दिखेगा, सिर्फ काला ही दिखेगा। आप लाइट भी मारेगा तो वो भी काला दिखेगा। तो ये जो रास्ता दिखता है वो धूलकण की वजह से दिखता है। आप अपने घरों में भी देखे होंगे, जहां से लाइट पास होता है, सनलाइट आता है, वहां से आपको एक रास्ता दिख जाता है कि यहाँ से सनलाइट आ रहा है, वहाँ धूलकण की वजह से दिख रहा है। धूलकण नहीं रहेगा तो वो नहीं दिखेगा आपको। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जब मैंने शुरुआत में बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, जैसे यहाँ पर अपवर्ड और यहाँ पर डाउनवर्ड, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर आधारित है। करंट आई जो स्थिर है तथा इनमें प्रत्येक से करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है और बीच में स्थित बिंदु पी पर परिणामी चुंबक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूछा जा रहा है। अब बताइए, यहाँ पर पहले अपना अंगूठा रखिए और यहाँ पर बताइए क्या होगा। जैसे इस बार में बताया था, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सर डाउनवर्ड अंदर जाता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड। करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी मान लेते हैं, बी अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंगूठा आप रखिए इस पर सीडी पर, और यहाँ पर बताइए पी पॉइंट पर क्या होगा। आप यहाँ पर अपना अंगूठा रखिए और यहाँ पर थप्पड़ मारिए तो क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा ना, मतलब यहाँ पर डॉट होगा और ये भी बी अमाउंट होगा। अब बताइए एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में है, तो उल्टा डायरेक्शन में क्या है? दोनों एक दूसरे को क्या होगा? कैंसिल आउट कर सकता है, कैंसिल आउट कर देगा। मतलब एक आपका इधर जा रहा, अंदर जा रहा, एक बाहर आ रहा, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? ये मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा ना। ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस में 5 होगा, तो प्लस 5 और माइनस 5 क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस बी और माइनस बी 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य होता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑप्शन 3, ठीक है, कैसे होगा। ए बी से आप एक बार अंगूठा रखिए और यहाँ पर पी पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, और यहाँ पर सी डी पर एक बार अंगूठा रखिए और यहाँ पी पॉइंट पे देखिए किधर जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। मैंने डिटेल में समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोधक है, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो आर इक्वल टू मान लेते हैं 1/5 ओम, ठीक है। तो इन्हें संयोजित करके कितना मैक्सिमम मैक्सिमम प्रतिरोध आपका प्राप्त कर सकते हैं जब इसको सीरीज में लगाएंगे? जब सीरीज में लगाएंगे तभी तो, मैंने शुरुआत में ही बताया था। ये 5 रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज में लगा दीजिए तो आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम चाहिए होगा तो आप इसी को पैरेलल में लगा दीजिए, मिनिमम मिल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? एन आर होता है, एन कितना 5 टाइम्स आर हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना 1.1/5 है, तो ये हमारा 1 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। 1 ओम किसमें? ऑप्शन 1 में, तो मैक्सिमम है 1 ओम मिल जाएगा। इन 1/5 ओम से हम लोग मैक्सिमम 1 ओम का बना सकते हैं सीरीज में लगाकर, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, आप कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, इससे ज़्यादा 1 ओम से ज़्यादा नहीं बना सकते 1/5 ओम का यूज करके। अब मिनिमम कितना बना सकते हैं पता है? मिनिमम इसको पैरेलल में लगा दीजिएगा तो R/N हो जाएगा, मतलब कि 1/5 और इंटू एन मतलब 5 1/25।
अब इससे कम नहीं बना सकते, 1/5 1/25 ओम से कम नहीं बना सकते हैं और 1 ओम से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या बताता है? तो क्या बताता है? ऑप्शन नंबर 3, प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ही तो बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाता है? में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि स्वस्थ आंख में जो प्रतिबिंब है हमेशा हमारे रेटिना पर ही बनता है। आंख की सिलियरी मांसपेशियां जो है लेंस की फोकस दूरी को, जिसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं ना, तो जो आंख की सिलियरी मांसपेशियां है लेंस की फोकस दूरी की इस तरह से बदलती है कि वस्तु हमारे पास हो या फिर दूर हो, प्रतिबिंब की दूरी फिक्स रहती है लेंस से रेटिना तक जो है। ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मिली एम्पियर। देखिए मिली, मिली मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3। और माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। हमेशा याद रखिएगा। तो मिली एम्पियर मतलब क्या हो गया? यहाँ एम्पियर लग गया, यहाँ मिली वोल्ट लगता तो वोल्ट लग जाता। कुछ भी लग सकता है यूनिट, यहाँ पर कुछ भी लग सकता है ना। ये एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। तो ये 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, और माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 21 का। ठीक है। चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने के लिए नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए। देखिए अब कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया, मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? ऑप्शन तो 4 ही दिया गया है, चारों में से कोई आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया बनाया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। मतलब कि हमारी आंखों में BCD, हमारी आंखों में पहुंचने से पूर्व प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, क्योंकि वो क्षैतिज दिशा में पहुंच जाता है ना। जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है हमारा सूर्य क्षितिज के पास पहुंच जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अधिक दूरी तय करना होगा, और सी भी सही होगा, क्योंकि क्षितिज के निकट अधिकांश नीला प्रकाश तथा लघु तरंगदैर्घ्य कणों द्वारा परिकिरणित हो जाती है। और डी भी सही हो जाएगा, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य का प्रकाश वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। तो BCD ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चार प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम से बनाया जा सकने वाला अधिकतम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसमें 1/5 था, इसमें 2 ओम दिया गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? NR होता है, NR सीरीज में लगाए हैं। सीरीज में लगाएंगे तभी तो मैक्सिमम मिलेगा ना, सीरीज में लगाएंगे तभी मैक्सिमम, और सीरीज में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। ठीक है। तो चार प्रतिरोधक है, 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 8 ओम हो गया। 8 ओम किस में है? मतलब चारों को आप सीरीज में ऐसे लगा दीजिए ना, चारों को सीरीज में लगा दीजिए। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, 2 4 6 8, 8 हो गया 8 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन यहाँ सही से दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है ये R2 है, ये R1 है और ये R3 है। चलिए इसी को देखते हुए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपको 11th का कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? VI ग्राफ है, आई ऊपर में भी नीचे, ये देखना है VI ग्राफ बनाता है। इस ग्राफ के लिए नीचे दिए कथनों में से उसे चुनिए जो सही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है वो बताना है। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। इसमें होता क्या है? स्ट्रेट लाइन का होता है आपका ये इक्वेशन y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर यदि आपका m क्या है? m आपका स्लोप दिखाता है, m = स्लोप होता है। y और c क्या है? c आपका जो y इंटरसेप्ट है वो दिखाता है, ये c दिखाता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी तो हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है ना। कैसे बनता है सर बताइए? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। y = mx + c, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, y = mx + c। यदि ओरिजिन से गुजर रहा तो c 0 हो जाएगा, तो y = mx टाइप का इक्वेशन ये है। कैसे है कि आप लोग v और i के बीच में रिलेशन जानते हैं, v = i है। देखिए ऊपर में क्या है? ऊपर में एक्चुअली i है हमारा। ऊपर में क्या होता है? ऊपर में हमारा y होता है ना, y, और नीचे इधर x होता है। तो इसलिए हमें y = mx दिखता है, लेकिन ऊपर में यहाँ i है, तो i के टर्म में हमें लिखना है i क्या लिख सकते हैं? v/r, v/r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i = 1/r इंटू भी। समझ गए? तो ये हमारा ऊपर में क्या है? y की तरह है, y = mx, और v हमारा x में है। तो m यहाँ से क्या निकल गया? 1/r। तो ये m क्या है? स्लोप दिखाता है। m क्या होता है? स्लोप। जैसे मान लीजिए दो लाइन खींच रहा हूँ, स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल होता है, ढाल। मान लीजिए दो लाइन खींच रहा हूँ, एक ये लाइन खींच रहा हूँ और एक ये लाइन खींच रहा हूँ, मतलब किसका ढाल ज़्यादा है? आप मान लीजिए यहाँ है, दोनों जगह। ठीक है, एक बार यहाँ है, थोड़ा सा इसका स्लोप और कम करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोगों को स्लाइडर में आप चढ़े हैं ना, स्लाइडर में चढ़े हैं। ठीक है, एक ये है, रुकिए 1 मिनट, ये है,
ठीक है, और एक ये है। ठीक है, आप यहाँ मान लीजिए आप यहाँ मान लीजिए कि चढ़े हैं और एक यहाँ चढ़े हैं, तो बताइए नीचे जल्दी किस में गिरेंगे? इसमें गिरेंगे नीचे जल्दी या इसमें जल्दी नीचे गिरेंगे? जाहिर सी बात है इसमें जल्दी गिरेंगे, इसमें जल्दी नहीं गिरेंगे। तो इसका स्लोप जो है ज़्यादा है, ये इसका मतलब यही है कि इसका स्लोप ज़्यादा हो गया और इसका स्लोप कम हो गया, इसका स्लोप कम हो गया। एक्चुअल में स्लोप हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एक्चुअल में टेन थीटा का वैल्यू होता है, टेन थीटा। ठीक है, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। तो ये तो लगभग 90 डिग्री के बराबर है, तो टेन 90 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये टेन थीटा मान लीजिए 45 के बराबर है, तो टेन 45 यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया स्लोप, यहाँ पर इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। तो स्लोप किस में ज़्यादा है, यहाँ पर है ना। तो सभी तरीके से मैंने बता दिया, टेन थीटा से भी बना सकते हैं, ढाल को देख कर भी बना सकते हैं, स्लोप मतलब ढाल होता है। तो देखिए, तो ये स्लोप दिखाता है। तो मतलब कि यदि हम ये बोलेंगे कि ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप किसका ज़्यादा स्लोप है, ये मान लीजिए m1 है m2 है, तो स्लोप किसका ज़्यादा हो गया, m1 ग्रेटर देन m2, ये दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ढाल किसका ज़्यादा है, ढाल आप देखेंगे कि R3 का ज़्यादा है। ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से R3 बना रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो R3 ज़्यादा होना चाहिए, फिर R1 होना चाहिए, फिर R2 होना चाहिए। क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका इस तरह से हो जाएगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस। देखिए हाँ, एक चीज़ आपको देखना है, आप यहाँ देखिए 1/r है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, यदि m का वैल्यू ज़्यादा है, स्लोप का वैल्यू ज़्यादा है, तो r का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यदि स्लोप जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर देखिए R3 का स्लोप ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ स्लोप ज़्यादा है तो इसलिए कम होगा, R3 कम होगा। फिर R1, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो कम होगा, क्योंकि 1/r है ना, m=r यदि होता ना तो फिर R3 ज़्यादा होता, जिसका स्लोप ज़्यादा होता वही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता। लेकिन यहाँ उल्टा है, 1/r है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से आपका बनेगा, सबसे ज़्यादा R2 होगा, कम स्लोप वाला, फिर R1। अच्छा, R3 को मैंने ज़्यादा क्यों दिखा दिया, पहले R2 होगा सबसे ज़्यादा, फिर R1, फिर R3। ये किस ऑप्शन में है, R2, R1, R3, तो ऑप्शन 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये। मैं बता सकता हूँ, यदि क्लास 11 में जो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन अभी तक पढ़ भी लिए हैं या फिर अभी जो 12th में है, जो पढ़ चुके हैं, वो भी इस क्वेश्चन को गलत बनाएंगे। जो 12th में भी है ना, जो 11 पढ़ लिए हैं, 12th में अभी चले गए हैं, वो भी इस क्वेश्चन को गलती बनाएंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बावजूद, क्योंकि ये चीज़ उसको दिखेगा नहीं। आप बोलेंगे कि स्लोप जिसका ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे बस हो जाएगा, नहीं, ये आपको देखना है m=1/r है, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस यहाँ घटेगा। ठीक है, I/v का है, I वर्सेस v है, भले यहाँ v वर्सेस I लिखा, लेकिन यहाँ ग्राफ में हमारा I वर्सेस v है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय दे दिए इसमें। कांच के स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक परिकलित कीजिए। दिया गया है कांच के स्लैब में प्रकाश की चाल इतना है और वायु में प्रकाश की चाल, ये तो आप लोग सभी को पता होगा। तो चलिए इसमें क्या होगा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे अपवर्तनांक का, म्यू से डिनोट करते C/v होता है ना, कि वायु में प्रकाश की चाल, सॉरी, अपवात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, यही तो पढ़े हैं C/v, है ना। वायु में बोलिए या हम क्या बोलते हैं, निर्वात में बोलिए, तो म्यू वही निकालना है। यहाँ ये 3 × 10⁸ हो गया, ये तो इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस। ये 2 × 10⁸ है, ये खत्म, ये 1.5 टाइम्स खत्म करेगा, तो ये 1.5 इसमें ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो वो तो सभी पता, नॉर्थ नॉर्थ पोल से, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 26 का, 26 का ऑप्शन 2। चलिए 27 को चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, R= क्या पर है, ρl/a पर है। तो लेंथ पर तो डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी करता है, शेप मटेरियल पर भी करता है, रो जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो ये तीनों करता है। तो क्या है, शेप पर डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन थर्ड इसका करंट सही जवाब हो जाएगा, तार की आकृति। अब देखिए असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ये यूनिक क्वेश्चन आप लोग को इसी बार से इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आप लोग को समझाता हूँ। ये देखिए क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, इसको सही कर लेता हूँ। चलिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, आपको दिक्कत आएगा असर्शन रीजन में, लेकिन मैं असर्शन रीजन को आप लोग को इस टाइप में पढ़ा दूंगा। अभी और भी क्वेश्चन में हो सकता है, इसका क्या करूंगा, लाइव क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन रहेगा वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको बोला जाता है
अभिकथन और कारण वाला, ए और आर वाला, ठीक है। इसको पहले समझिए इसमें क्या होता है। आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, दो कथन दिया रहेगा, एक ए से दिया रहेगा, असर्शन बोलते हैं इसको, एक रीजन दिया रहेगा, ठीक है। ये दो कथन रहेगा। यदि ए और आर दोनों सही है, यदि आप दोनों को पढ़ेंगे, दोनों यदि सही लगेगा, और जो ये आर है इसकी सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए को करेक्ट करना है। यदि ये दोनों सही है और आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, आपको अभी कराऊंगा तभी समझ में आएगा। यदि दोनों सही है कथन और आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो फिर आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ठीक है। और यदि ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ठीक है। इस टाइप में आप लोग का होता है। देखिए पहला 28 का क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि है ना नहीं समझ में आएगा ना, तो भी मैं एसएसआर रीजन वाला और भी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये सारा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। पिछले बार भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका गारंटी आएगा, और आया है, आया है। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर में मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन आपको आया हुआ है। मैंने टेलीग्राम पे बताया था स्टूडेंट को, ये सब करके देखिएगा, करके जाइएगा, जरूर आएगा, और आ गया, देखिए, है कि नहीं। जो पहले देखे होंगे उनको पता है यार, आप पहले जो 2025 में मुझे फॉलो किए उनसे एक बार बात कीजिए, पता चल जाएगा मेरे चैनल की तरफ से क्या दिया जाता है एक्चुअली। चलिए, तो अभिकथन क्या कहा जा रहा है? उच्च तापों पर धातुओं के तारों में लघुपतन की अधिक संभावना होती है। क्या ये सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है? तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो मतलब कि हमारा असर्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही जवाब है। क्योंकि उच्च तापों पर जो है धातुओं के तारों में लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट का चांसेस रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस रहता है। रीजन क्या कहा जा रहा है? किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के साथ विचरण करते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है, ये कथन भी सही है आपका। लेकिन क्या ये कारण जो है इस अभिकथन का व्याख्या करता है? नहीं करता है। कि प्रतिरोधक तो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन क्या इसके ये व्याख्या कर रहा है कि उस ये कि शॉर्ट सर्किट इसके वजह से होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ने से शॉर्ट सर्किट, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि इसी की वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसलिए ये दोनों कथन सही है, लेकिन आज जो है ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा। देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक मारेंगे? हम लोग बी, बी वाला सही होगा। बी किस में? ऑप्शन टू में, तो ऑप्शन टू करेक्ट आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर समझ में आएगा। 29 का देखिए, इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो 29 में आपका क्या है कि आपका आपका क्या है? अभिकथन सही है, ये तो सही आपका कहा जा रहा। और रीजन क्या दिया गया? इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता तथा वायु में जल की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित होती है। ये गलत कहा जा रहा। क्योंकि देखिए इंद्रधनुष तभी बनता है क्या, जब हमारा सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर होता है तब बनता है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्षितिज दिशा में भी बनता है, जब हम सूर्य जो है हमारे सिर के ऊपर नहीं होता तब भी तो बनते हुए हम लोग देखे हैं ना। हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। जब जो सूर्य है, सूर्य के विपरीत दिशा में ही तो इंद्रधनुष बनता है ना। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है जब बारिश होता है, आप लोग, ठीक है। ये तो सही कहा, जब वायु में जल की सूक्ष्म बूंदें ऊपर से तो तभी बनता है, लेकिन हमेशा सिर के ऊपर तो नहीं बनता। आकाश में सूर्य सिर के ऊपर होता तभी इंद्रधनुष बनता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसलिए ये गलत है, मतलब कि ए सही है, आर गलत है। तो इसको कौन सा टिक लगाएंगे? ऑप्शन एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसके लिए ऑप्शन सी होगा ना। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ना, मैंने बताया था, जब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जब ए सही है और आर गलत है, तो हम लोग सी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा। विद्युत इस्त्री और हीटर जैसी विद्युत तापन युक्तियों में सामान्यतः मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा। जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। अब कारण देखिए क्या कहा जा रहा। किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके अवयव धातुओं से सामान्यतः अधिक होती है, परंतु मिश्र धातु के अवयव धातुओं की तुलना में निम्न गलनांक होता है। तो इसमें क्या कहा? अभिकथन तो आपका सही है, लेकिन क्या आपको रीजन सही लग रहा है? रीजन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मिश्र धातु का उपयोग इसलिए होता है ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो है अपनी मूल धातु की तुलना में हाई होता है, ताकि वे आसानी से ऑक्सीकृत ना हो या पिघले नहीं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ का जब मिश्र धातु का अवयवी धातु की तुलना में निम्न गलनांक होता है, तो ऐसे ये तो गलत हो गया ना। तो इसमें भी वही हो गया, ए सही है, आर गलत है, मतलब ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा किलोवाट आवर है, ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा।
और 1 किलोवाट इतना जूल होता नहीं, 1 किलोवाट आवर आपके कैसे निकालते हैं? 1 किलो मतलब क्या होता है? 10 का पावर 3 हो जाता है 1 किलो मतलब, और आवर यानी 3600। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा? 3.6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो 3.6 जूल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 10 का पावर 6 जूल लिखा, तो ये तो गलत हो गया। मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। धातु और मिश्र धातु विद्युत के अच्छे चालक है, ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा। विद्युत के अच्छे चालक है। कांसा, ब्रांज, तांबा और टीन का मिश्र धातु, और ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है कि कांसा जो है, कांसा का मैंने ट्रिक भी बताया था। कांसा मतलब क्या? ताटी, याद रखना, ताटी। ताटी ताटी, ठीक है, ताटी मैंने बताया था। पुराने ज़माने में लोग जो है अपने घरों की जो ये क्या बोलते हैं, गेट जो है कांसी का बनाते थे। कांसी से कांसा आ गया जो, और उसको ताटी भी बोलते हैं, इसलिए ताटी आ गया, कांसी ताटी। ता से तांबा, टी से टीन, ऐसे याद रखने का तरीका बताया था किसका मिश्र धातु है। ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो देखिए, मिश्र धातु तो विद्युत का अच्छे चालक है ना, तो ये बोला जा रहा है ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, गलत कहा जा रहा है। ठीक है, तो असर्शन सही, रीजन गलत, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम मैंने करवाया हुआ है, जो आप फर्स्ट एग्जाम का तैयारी किए थे तब मैंने करवाया हुआ था। 100 वाट है और 220 वोल्ट है, तथा 10 वाट है, 220 वोल्ट अनुमतांक के दो लैंप मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक लैंप ये हो गया, ठीक है, इसका 100 वाट है और 220 वोल्ट है। दो लैंप क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम में, मतलब ऐसे जोड़ा गया, एक लैंप यहाँ, एक लैंप यहाँ, ऐसे पार्श्व क्रम में। इसका क्या है? 10 वाट है ना, 10 वाट है और 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट ही होगा क्योंकि पैरेलल में जोड़ा गया है, तो पैरेलल में आपका सेम ही रहता है। ठीक है, वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये पूछा जा रहा। तो मान लेते हैं यहाँ से जो आपका करंट धारा आई है, ठीक है, आई है, ये बढ़ जाएगा, इधर I1 चला जाएगा, इधर I2 चला जाएगा। तो हमारा आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा I1 + I2। I1 + I2 निकालना है। आप पावर का फॉर्मूला क्या पर है? P इक्वल टू वी आई पर है। ठीक है, तीन फॉर्मूला आप लोग को याद रखने का ट्रिक भी बताया था। आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई एयर पुट कीजिएगा तो यहाँ पर तीन फॉर्मूला पावर का बन जाएगा। P इक्वल टू वी आई पर है। अब देखिए, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू पी बाई वी हो जाएगा। तो यहाँ निकालिए I1 क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 निकालेगा तो I1 क्या हो जाएगा? P बाई वी हो जाएगा ना, आई इक्वल टू पी बाई वी। तो I1 इक्वल टू पी बाई वी। पी कितना? पावर यहाँ 100 है, और भी कितना? 220 है, तो 220। तो आई की जगह क्या हो जाएगा? 100/220 हो गया। प्लस I2 क्या हो जाएगा? पी बाई वी। देखिए I2 का पी बाई वी, पी कितना? 10, और भी कितना? 220। तो ये क्या हो गया? इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आई यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से एलसीएम लीजिए, 220 आ गया, और ऊपर क्या होगा? 100 प्लस 10, 110 हो गया। ये खत्म। तो आई इक्वल टू 1/2 हो गया। 1/2 मतलब 0.5। 0.5 किसमें? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग 33 तक खत्म कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा। पावर ऑफ लेंस P दिया हुआ है, -2 डायोप्टर, 2.5 है ना, -2.5 डायोप्टर दिया हुआ पावर। पावर दिया हुआ -2 पॉइंट। लैपटॉप अब क्या कर रहा? एक मिनट गाइस, लिखाने नहीं लगा, पेन ही नहीं चलने लगा, बताइए। एक मिनट, आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं इसको सही करता हूँ। नौटंकी करने लगता है कभी कभी। चलिए, खैर कोई नहीं। चलिए 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। पावर दिया और 2.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछा है, एफ इक्वल टू क्या होगा वो पूछा जा रहा। तो कैसे निकालेंगे? पावर और फोकल लेंथ के बीच आप लोग पढ़े होंगे, एफ हमेशा मीटर में रखेंगे यहाँ पर। पी इक्वल टू 1/f, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/p, 1/2.5 माइनस का, तो ये -10/25 हो गया। फिर से नोटंकी कर रहा, नोटंकी कर रहा है। एक मिनट गाइस इसको रीलोड करते हैं। चलिए खैर सही हो गया, सही हो गया। चलिए, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। तो ये -10/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 5 दूनी 10, और ये 25 25, तो -2/5 हो गया ना। अच्छा कहाँ चला गया? हाँ, 2/5 हो गया, तो ये क्या होगा? -0.4 हो जाएगा।
तो 0.4 किसमें, ऑप्शन 2 में है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, एफ इक्वल टू नेगेटिव, मतलब क्या दिखा रहा है, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, एफ हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। अवतल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, एफ पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये अवतल लेंस है। ठीक है। अरे चलिए, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा दिक्कत कर रहा गाइस, 1 मिनट, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ चलिए, अब सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कहा जा रहा। चार प्रतिरोधों के जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध दिया गया 1/2, ठीक है, 1/2 दिया गया है। एंड कहा जा रहा है का उपयोग करके कितना, देखिए कितना क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 क्वेश्चन तो यही अधिकतम प्रतिरोध वाला पूछ लिया गया। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में जोड़ देंगे तभी तो अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। एन आर मैंने बताया ट्रिक। एन कितना कितना प्रतिरोध है, 4 है, तो 4 इंटू 1/2 हो गया। तो ये 2 ओम हो गया। 2 ओम किसमें, ऑप्शन 1। 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया गया था यार। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। मानव नेत्र के लेंस निकाय किसी प्रकार सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, रेटिना, सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोली दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता से कितना गुना आता है, ये तो इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फोकस क्या होगा, R/2 होगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 37 का। 38 की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है। सीधा और वास्तविक आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है, तो सीधा हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, एम और एन के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए ट्रिक के माध्यम से अब बनेगा आपका ना। देखिए एम है, यहाँ एन है, यहाँ क्या कितना आपका, यहाँ आपका R1 है। चलिए R1, यहाँ कितना है, R2 है। ठीक है, R2 है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में अलग अलग हो तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 + R4। दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे दोनों का ऐड कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 + R4। अब सब क्या हो गया, ये सीरीज में दिख गया, सीरीज में दिख गया तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो R1 + R2 डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना, प्लस R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 + R4। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या जा रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति को -2.5 डायोप्टर पावर दिया गया, -2.5 डायोप्टर, ठीक है। संशोधक लेंस का चश्मा पहनने का सुझाव दिया गया। माइनस में पावर तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगा, मतलब अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस होगा। इसी फोकस दूरी के किसी गोली लेंस को प्रयोगशाला में लाया गया। कोई छात्र इस लेंस से किसी बीम को कितनी दूरी पर रखे ताकि उस बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी दिया, मतलब भी का वैल्यू आपका दे दिया गया। ठीक है, और ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल ही लेंस है ना, लेंस का चश्मा। ठीक है, तो ये भी हमें कितना लेना होगा, हमें आभासी प्रतिबिंब बनता है ना अवतल लेंस में, मैक्सिमम में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी इक्वल टू -10 है ना। ये प्रतिबिंब लेंस से 10, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये 10 हो गया, -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ से फोकस पहले निकाल लीजिए। F = 1/p होता है, तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हम लोग निकाले थे ना पहले, कितना आया था, -2.5 डायोप्टर ही तो था उसमें। हाँ ये वाला था ना, 0.4 आया था, 0.4 मीटर हो गया, है ना, 0.4 मीटर हो गया। ये माइनस का 0.4 मीटर हो गया। लेकिन इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि भी हमारा सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, -0.4 इंटू 100, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, एफ निकल गया, भी निकल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v - 1/u, लेंस फार्मूला, है ना। तो हमें निकालना क्या, 1/u निकालिए, तो 1/v - 1/f हो जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें 1/u = 1/v - 1/f, ठीक है। भी कितना हमारा है, भी हमारा है, भी हमारा -10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। और एफ कितना है, एफ हमारा -40 है ना, -40 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/10 + 1/40। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 1/40 - 1/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो, 40 हो जाएगा। 1 माइनस, ये माइनस का क्यों आ रहा है, 1 माइनस, क्या गलती हुआ है, 1 - 4, तो ये
ये हमारा आ रहा -3/40। अच्छा, यू आ रहा ना, यू तो हमें नेगेटिव में ही आएगा। खैर डिस्टेंस हमें निकालना है, यू हमारा नेगेटिव में ही रहता है ना, इसलिए नेगेटिव आ रहा। ठीक है। तो ये 1/u का वैल्यू है, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू का वैल्यू हो जाएगा -40/3 हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस पूछा जा रहा तो आप डायरेक्ट यू का वैल्यू है ना, यू का वैल्यू आप माइनस में ही तो आएगा। यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इस डायरेक्शन में रहता है, तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो ये -40/3, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, -13.33, -13.33 इतना आ जाएगा। तो ये 13.33 किसमें, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप आप लोग 40 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।